व्याकरण की रक्षा के लिए आप सबका स्वागत है। पिछले क्लासों में हम लोग विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, उसकी परिभाषा, उसके भेद, सर्वनाम, उसकी परिभाषा और उसके भेद और उसके उपभेद आदि से संबंधित सोदाहरण चर्चा कर चुके थे। वैसे ही विशेषण क्या है, उसकी परिभाषा कौन सी है, उसके भेद कौन कौन से हैं, इनसे संबंधित सोदाहरण चर्चा कर चुके थे। आज विकारी शब्द का अंतिम भेद जो क्रिया है, इस क्रिया संबंधी चर्चा कर लेंगे। विशेषकर दे दीजिए क्रिया क्या है, उसके भेद कौन कौन से हैं, विशेषकर कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद, वैसे ही प्रयोग की दृष्टि से भी क्रिया के भेद किए जाते हैं। इनसे संबंधित चर्चा आज हम कर लेंगे। पहले क्रिया, जैसे वो कुछ वाक्य देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, स्वाति पढ़ती है, घोड़ा दौड़ता है, प्रियंका हंसती है। ऐसे वाक्यों में हंसना, दौड़ना, सोना, खेलना आदि जो वाक्य है, आदि जो शब्द है, उनमें क्रियावाची प्रत्यय है। ना, जैसे देखिए सोना, आना, जाना, जीना, हंसना, लिखना, पढ़ना, खेलना आदि ये जो शब्द है क्रियावाची शब्द है। वहाँ ने, ना जो है या क्रियावाची प्रत्यय है, इसे हम अलग करते हैं तो क्रियापद का मूल रूप दिखता है। क्रियापद का मूल रूप धातु कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ क्रिया की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से किसी काम का होना या करना पाया जाता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी काम का होना या करना पाया जाता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, लिखना, पढ़ना, चलना, जाना, उड़ना इत्यादि, इन शब्दों में अंतिम जो ना को हम अलग रखते, निकालते तो इसका जो मूल रूप हुआ करता है। उदाहरण के लिए लिखना में ना अलग करते तो लिख, पढ़ना में ना अलग करते तो पढ़, चलना में चल, जाना में जा, उड़ना में उड़ आदि को हम धातु कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रियापद के मूल रूप को धातु कहते हैं। लिखना में लिख धातु है, सोना में सो धातु है, पढ़ना में पढ़ धातु है। उसके बाद क्रिया के प्रकार, धातु के बिना क्रिया नहीं बनती है। क्रिया और धातु का संबंध इतना ही है, धातु के बिना क्रिया नहीं बनती। क्रियापद के मूल रूप को धातु का कहते हैं। पढ़ना, लिखना, सोना, आना, जीना, जाना में अंतिम ना को निकालने से जो मूल रूप रहता है इसे हम धातु कहते हैं। यह ध्यान देने की बात है। क्रिया के भेद के अंतर्गत यदि हम नजर डालते तो पता चलता है ऑब्जेक्ट अथवा कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद तीन हैं। कर्म की दृष्टि से क्रिया के तीन भेद हैं। उच्च व्याकरण दो भेदों में विभक्त करते हैं। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के रूप में भी विभक्त किया जाता है। यह भी कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद कहलाता है। यह व्याकरण से संबंधित विचार है। उच्च व्याकरण कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद कहते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और कुछ लोग द्विकर्मक क्रिया जो है इसे भी जोड़ते हैं, अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक। जिस क्रिया के वाक्य में दो दो कर्म है तो वह द्विकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया के वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया के वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया है। क्या, क्यों ऐसे प्रश्न जहाँ उठते वह सकर्मक है, उत्तर वह मिलता है। अकर्मक में क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए देखिए,
देखिए, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर ही पड़ता है उन्हें अकर्मक कहते हैं। जैसे वैभव हंसता है, ऐश्वर्य खेलता है, शिवम नहा रहा है, ऐसे वाक्यों में वहाँ सीधा कर्म पर नहीं, सीधा कर्ता पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, इसलिए वह अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया वह है, कर्म की दृष्टि से क्रिया का दूसरा भेद सकर्मक क्रिया। सकर्मक, जहाँ कर्म कारक है वह सकर्मक, जहाँ कर्म कारक नहीं है वह अकर्मक। अकर्मक में क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, सकर्मक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है। इसलिए सकर्मक के उदाहरण है संचित पत्र पड़ता है, संचित नामक करण का पत्र पढ़ता है। पढ़ना एक है, पत्र पढ़ना क्या पढ़ता है, इसके लिए उत्तर वहाँ मिलता, पत्र पढ़ता है। मैं हिंदी को पढ़ता हूँ, मैं हिंदी पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ अकर्मक, मैं हिंदी पढ़ता हूँ सकर्मक। इसलिए हिंदी पढ़ता हूँ मतलब वहाँ कर्म कारक है, हिंदी पढ़ता हूँ, हिंदी को पढ़ता हूँ इसका अर्थ है कर्म कारक व्यक्त प्रत्येक वो है, इसलिए हिंदी को पढ़ता हूँ का अर्थ है हिंदी पढ़ता हूँ। वैसे ही मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन खेलता है अकर्मक, मोहन क्रिकेट खेलता है सकर्मक, क्रिकेट को ही खेलता है वह, इसलिए क्रिकेट खेलता है या सकर्मक है। वैसे पिताजी फल खरीद रहे हैं, पिताजी खरीद रहे हैं अकर्मक, फल खरीद रहे हैं सकर्मक। इसलिए पत्र पढ़ता है, क्रिकेट खेलता है, खाना बना रही है, फल खरीद रहे हैं, ऐसे जो प्रयोग है यह सकर्मक के लिए उदाहरण है, वहाँ कर्म कारक है, इससे हम परिचित हुए। उसके बाद है तीसरा भेद द्विकर्मक, जिस क्रिया के वाक्य में दो दो कर्म है इसे द्विकर्मक, जैसे शब्द ही बताता है द्विकर्मक, द्वि का अर्थ है दो। बहन भाई को राखी बांधती है, वाक्य देखिए, बहन भाई को राखी बांधती है, भाई को एक कर्म, राखी बांधती है, राखी दूसरा कर्म, राखी बांधती है का अर्थ है राखी को बांधती है। वह को अंदर ही अंदर है लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन हमें समझना होगा वहाँ दो दो कर्म है, पहला कर्म है भाई को, दूसरा कर्म है राखी। वैसे मैंने भिखारी को भोजन दिया, भिखारी को भोजन को दिया, इसलिए भिखारी और भोजन को दो कर्म है। शिकारी ने शेर को गोली मारी, शेर को गोली, ये दो दो कर्म है। तुमने मुझे बात बताई, मुझे बात, ये दोनों यहाँ के कर्म हैं। इस प्रकार जहाँ को वहाँ गौण रहता है, को वहाँ गुण रहता है, इसलिए प्रयोग के आधार पर, इसलिए कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है, अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक। अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक, एक में दो दो कर्म होते हैं। बहन भाई को राखी बांधती है, इसके उदाहरण है सकर्मक मैं हिंदी को पढ़ता हूँ, अकर्मक मैं पढ़ता हूँ। यह इस क्रिया संबंधी चर्चा है, कर्म की दृष्टि से क्रिया संबंधी चर्चा है, यह आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से चाहिए। उसके बाद प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, इससे भी थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेंगे। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 6 भेद हैं। जैसे देखिए, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। सामान्य क्रिया के लिए एक ही क्रिया का प्रयोग जिस वाक्य में होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। राम आया, मीरा ने गाया, नीतिका ने कहा, बाहर मत जाना, ऐसे वाक्यों में सामान्य क्रिया, सामान्य रूप में क्रिया पद का प्रयोग वहाँ किया जाता है, इसलिए इसे सामान्य क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया, 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, इसे हम पूर्ण संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मीरा नाचने लगी, मीरा नाचने लगी, निताशा पढ़ चुकी, साहिल आ गया, ऐसे वाक्य में हम देखते हैं। नामधातु क्रिया, घोड़ा हिरहिराने लगा, दोनों मित्र घंटों बतियाते रहे, पुलिस ने उसका सारा धन
हथिया लिया। ऐसे वाक्यों में हम देखते नाम धातु क्रिया के संदर्भ में हम कुछ विचारों से परिचित हो जाते हैं। वैसे ही उसके बाद है हम संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण शब्दों को धातु की तरह प्रयोग करके उनमें प्रत्यय जोड़कर नाम धातु क्रिया बनाते हैं। नाम धातु क्रिया के उदाहरण है, देखिए हाथ हथियाना, लाज लजाना, बात बतियाना, शर्म शर्माना, झूठ झुटलाना, जूता जुतियाना, चक्कर चकराना, फिल्म फिल्माना आदि इस नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही प्रेरणार्थ क्रिया, क्रिया के वाक्य में मोहन ने धोबी से कपड़ा धुलवाया, इस वाक्य को देखिए। प्रेरणार्थ क्रिया, वहां प्रेरक कर्ता एक होता है, प्रेरित कर्ता दूसरा होता है। जिसने प्रेरणा दी है वह प्रेरक करता है, जिसने प्रेरणा पाई है वह प्रेरित करता है। मोहन ने कपड़े को धोबी से धुलवाया, इस वाक्य में देखिए मोहन ने कपड़े को धोबी से धुलवाया। मोहन प्रेरक करता है, धोबी प्रेरित करता है। मोहन सोहन से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में भी प्रेरक करता है, प्रेरित करता है। जहां प्रेरक और प्रेरित दो होते या प्रेरणार्थ क्रिया के लिए उदाहरण है। अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते, मां रसोई से भोजन बनवाती, रमा अशोक को रोटी खिलाती। ऐसे वाक्यों में प्रेरणार्थ क्रियाओं को हम देखते हैं। उसके बाद चौथा भेद है पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयुक्त होने वाली अन्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया से पहले जिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसका इस्तेमाल होता है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वह शेर को देखकर डर गया, वह शेर को देखकर डर गया, उसने वहां जाकर देखा। ऐसे वाक्यों में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ। और अंतिम भेद है प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के अपूर्ण क्रिया। राजीव गांधी भारत के थे, यह तो सत्य है, लेकिन राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, पूरा आशय व्यक्त हो जाता है। इसलिए अपूर्ण क्रिया में जैसे शब्द ही बताता है, क्रिया होने में, पूर्ण होने में थोड़ा सा अभाव हुआ करता है, कमी रहती है, इसलिए अपूर्ण क्रिया कहते हैं। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, वह साहिल को भाई मानती है, वह साहिल को मानती है, देखिए वह साहिल को भाई मानती है। पूरक शब्द देखते हैं हम वहां। भारत के प्रधानमंत्री थे, वह पूरक शब्द है प्रधानमंत्री, और भाई मानती है वह पूरक शब्द है। इसलिए प्रधानमंत्री और राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री है, इस वाक्य में प्रधानमंत्री पूरक शब्द है। वह मालिक को भाई, साहिल को भाई मानती है, वह पूरक शब्द है भाई। इस प्रकार हम जहां इस पूरक शब्द को देखते हैं वह अपूर्ण क्रिया कहलाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, ये 6 भेद हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेदों से संबंधित ज्यादा जानकारी आपको नहीं चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से, पाठ्यक्रम की दृष्टि से आपको मात्र या कर्म की दृष्टि से क्रिया के जो भेद हैं इनसे परिचित होना है, इनकी जानकारी हासिल करनी है। इतना काफी है आज के लिए, और अगले क्लास में बाकी अभिकारी शब्द की चर्चा कर सकते हैं। आज के लिए यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।